So till yesterday we have seen the income elasticity of demand. जे तुम्हाला आठवत असेल तर आपण इन्कम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बद्दल बोललो होतो, बरोबर. आपण हे पाहिलं होतं की जनरली इन्कम वाढल्यावर तुमची डिमांड पण वाढते, बरोबर. लक्झरियस गुडची, नेसेसिटी गुडची, नॉर्मल गुड्सची डिमांड जनरली तुमची डिमांड इन्कम वाढल्यावर वाढते आणि प्रत्येक वेळी तिची इलास्टिसिटी मात्र वेगळी असते. तिची उसकी जो इलास्टिसिटी रहती है वो बहुत ही डिफरेंट रहती है. प्लीज म्यूट योरसेल्फ अगर आप. ओके. इलास्टिसिटी डिफरेंट रहती है. तो सिंपली जब हम ये इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने ये देखा था कि लग्जरियस गुड्स जो रहते हैं वो जैसे ही हमारा मतलब इनकम बढ़ेगा उसके हिसाब से क्वांटिटी एकदम से बढ़ेगी. सो दे आर मोर इलास्टिक, इनकम इलास्टिक. नेसेसिटी गुड्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, जैसे हमने देखा था स्टेपल फूड जैसे गुड्स. नॉर्मल गुड्स जो हमने देखा था इसेंशियल रहते हैं. एप्पल्स इनकम बढ़ा तो भी एप्पल्स का क्वांटिटी इतना नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा इतना नाही बढ़ेगा. सफरचंद आपण एकदम ठीकभर खरेदी करून ठेवणार नाही. पण त्यात एक टाईप होता इन्फेरियर गुड्स नावाचा, जो तुम्हाला आता इकडे स्क्रीनवर दिसतोय खाली जाणारा ग्राफ. सो जसं जसं इन्कम वाढेल इन्फेरियर गुड म्हणजे लो क्वालिटी गुड्स जे असतात त्यांची क्वांटिटी कमी होईल. याच्यासाठी आपण स्लीपर्स आणि शूजचं एक्झाम्पल बघितलं होतं, जर तुम्हाला आठवत असेल तर. कालपर्यंत आपण जे शिकलो ते तुम्हाला सगळ्यांना नीट कळलंय का? येस मॅम. ओके, व्हेरी गुड. Yes, सो ma'am. आपण पुढचं बघायला Yes, सुरुवात ma'am. करूया. ओके. आपण बघितलं होतं की टाइप्स जेव्हा इन्कम इलास्टिसिटीचे बघतो, दोन मेजर टाइप्स असतात. पहिली असतात पॉझिटिव्ह इन्कम इलास्टिसिटी आणि दुसरं तीन मेजर टाइप्स पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह आणि झिरो. ओके, राहील लक्षात? पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, झिरो. या पॉझिटिव्ह मध्ये आणखीन तीन सब टाइप्स असतात, लेस दॅन वन, मोर दॅन वन आणि वन Yes, ma'am. युनिट, बरोबर. त्यातला आपण काल एकच टाइप बघितला होता, जर तुम्हाला आठवत असेल तर. आपण हे बघितलं होतं की पॉझिटिव्ह इन्कम इलास्टिसिटी म्हणजे जसं इन्कम वाढेल तसं दुसरंही वाढेल. पॉझिटिव्ह याचा अर्थ असतो एका बरोबर दुसरंही वाढणं, बरोबर. सो इकडे आपण बघितलं होतं की जसं तुमचं इन्कम वाढेल तशी तुमची क्वांटिटी डिमांडेड पण वाढेल. किती प्रमाणात वाढेल याच्यावर ठरतं मोर दॅन वन आहे का वन आहे का लेस दॅन वन आहे. ओके, लेट्स सी की आपल्याला पहिला टाइप आपण बघितला होता मोर दॅन वन वाला, बरोबर. बघा तुम्ही, वरती जाणारा डिमांड कर्व आहे, फ्लॅटनिंग डिमांड कर्व आहे, म्हणजे काय म्हणू आपण त्याला, खूप स्टीपर नाहीये, असा वगैरे नाहीये कुठेतरी. सो तो हॉरिझॉन्टलच्या जवळ पॅरलल जाणार आहे, बरोबर. दॅट्स वाय y1 इज दॅट इज डेल्टा वाय. जर तुम्हाला आठवत असेल आपण बघितलं होतं डेल्टा वाय म्हणजे दोन इन्कम मधला फरक हा तुमच्या डिमांड मधल्या फरकापेक्षा लहान आहे, दोन टाइपच्या. वाई इनकम असताना, जब आपका इनकम वाई था, आपका डिमांड था क्यू, और व्हेन योर इनकम वाज y1 आपने डिमांड किया q1, राइट. तो इसका मतलब जो डिफरेंस आया इनकम में y और y1 के बीच में, डेल्टा y, वो छोटा है एज कंपेयर टू डेल्टा d, डिमांड में जो डिफरेंस है वो. और इसकी वजह से अगर ये डिफरेंस y का छोटा और d का, डिमांड का बड़ा ऐसे दिखा, तो इसका मतलब है दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन. ये हमने कल देखा था, हमने फॉर्मूला में भी डाल के देखा था. अगर आपको याद है हमने कुछ ऐसा किया था, 7% आपका चेंज इन डिमांड है डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम 3 था. ओके, सो इट वाज समथिंग लाइक 2.67 ऐसे कुछ आया था, अगर आपको याद है तो. वो 2.67 इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, राइट. एक से बढ़कर है, इसका मतलब ये जो Yes, एग्जाम्पल दिया है दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन. ओके, सो लेट्स गो अहेड. अब ये जो मैंने टाइप बताया इसके हिसाब से ही आगे वाले टाइप चलने वाले हैं, तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाली क्योंकि ये आपको अब समझ लेना चाहिए. ओके, लेट्स सी. तो इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू वन, मतलब EY आपका जो होगा वो 1 होगा, ऐसे बोलने वाले हैं हम. सिमिलर देखो क्या लिखा है. इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. सो दोनों भी जो चेंज है y1 दैट इज डेल्टा y और q1 दैट इज डेल्टा d, ये दोनों भी अगर सेम है क्वांटिटी में, देन मतलब
आप देख सकते हो यहाँ पर कि वो दोनों भी डेल्टा वाई और डेल्टा डी ये इक्वल टू दिख रहे हैं, राइट। तो ये अगर इक्वल टू है इसका मतलब आप यूनिटी की है आपकी। यूनिटी मतलब वन, ओके, हम सब एक है, दैट इज यूनिटी, राइट। सो वन यूनिटी इज वन, इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी. For example, when the consumer's income rises by 5% and demand rises by 5%, then it is the case of income elasticity equal to 1. So 5% divided by 5%, हमारा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, दोनों भी 5%, तो आपका इलास्टिसिटी होता है 1, राइट। तो आपका यूनिटी, इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यूनिटी, एक है। In the given figure, quantity demanded, okay, quantity demanded is on x-axis, income is on y-axis, और the small rise in income OY to OY1. तो पहिले जो इनकम OY था, जे पहिला OY होतं ते आता OY1 झालं इनकम, आणि जी पहिली क्वांटिटी OQ होती ती आता OQ1 झाली आहे, ओके. So thus the demand curve DD shows income elasticity equal to 1, कारण डेल्टा Y is equal to डेल्टा D. येतंय लक्षात तुमच्या? सो दॅट इज इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1. लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप. तुम्हाला हा टाइप दुसरा लक्षात आला, राईट? काही कन्फ्युजन असेल तर मला विचारा, मी परत सांगेन. तिसरा टाइप बघा, सिमिलर एक्झाम्पल, इनकम इलास्टिसिटी लेस दॅन युनिटी, एकापेक्षा इनकम इलास्टिसिटी कमी असणं. जर तुम्ही बघितलं असेल तर थ्रू आउट मागच्या या ज्या सगळ्या स्लाइड्स बघतोय आपण, आधी तुमचा कर्व फ्लॅट होता, तो थोडासा असा झालाय बघा पुढच्या वेळी, आणि आता तो खूप जास्त वाय ऍक्सिसला जवळ जाणारा झालाय, वाय ऍक्सिस सारखा पॅरलल होणारा झालाय, बरोबर. दॅट मीन्स या प्रकारच्या कर्वला जो आता तुमच्या स्क्रीन समोर दिसतोय लेस दॅन 1 वाला, त्याला इन इलास्टिक डिमांड कर्व म्हणतात. हा आहे युनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व आणि हा आहे इलास्टिक डिमांड कर्व, ओके. फ्लॅटर कर्व म्हणजे इलास्टिक डिमांड कर्व, हा आहे युनिटरी, आणि हा आहे तुमचा इरेक्ट, ज्याला आपण म्हणतो इनइलास्टिक डिमांड कर्व. तुमच्या लक्षात आलंय? आता बघा, if the percentage change in quantity demanded for a commodity is less than percentage change in income of the consumer, it is said to be income greater than unity. जेव्हा तुमचा डेल्टा वाय हा डेल्टा डी पेक्षा मोठा असतो, म्हणजे तुमची राईज इन इन्कम ही राईज इन क्वांटिटी डिमांडेड पेक्षा मोठी असते, तेव्हा तुम्हाला म्हणायला लागतं की इन्कम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर दॅन युनिटी, ग्रेटर दॅन 1. पुन्हा एकदा बघायचं असेल तर तुमच्या ग्राफ मध्ये बघा, तुमचा डेल्टा वाय म्हणजे वाय आणि y1 मधला डिफरन्स हा क्यू आणि Q1 मधल्या डिफरन्स पेक्षा म्हणजे डेल्टा डी पेक्षा खूप मोठा आहे. हे अंतर बघा y आणि y1 मधलं, आणि हे अंतर बघा Q आणि Q1 मधलं. आपोआप लक्षात येईल की हा जो डिफरन्स आहे ना तो मोठा आहे, आणि जेव्हा एवढं मोठं इन्कम झाल्यावरती पण खूप छोटीशीच क्वांटिटी चेंज होते. बहुत बड़ा इनकम का राइज हुआ लेकिन क्वांटिटी हमने थोड़ा ही चेंज किया, जैसे एप्पल्स, राइट. तो हम उसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी और लेस देन 1, okay. For example, when the consumer's income rises by 5% and demand rises by 3%, तो सिंपली जब आपका डिमांड राइज हुआ 3% से और आपका इनकम राइज हुआ 5% से, तो आप देख सकते हो 3/5 ऑब्वियसली, तो आपका कुछ 0.6 ऐसा कुछ आएगा आपका जो इनकम इलास्टिसिटी है वो, राइट. 0.6 आएगा. तो इसका मतलब क्या है, 0.6 इज ऑलवेज लेस देन 1. तो 1 से कम है और इसलिए हम इसको बोलने वाले हैं इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी. समझ में आ रहा है आपको? ये मैं जो दिखा रही हूँ आपको वो. सो आपके ग्राफ पर वही सेम है, y पर इनकम, x पर आपका क्वांटिटी डिमांडेड. द ग्रेटर राइज इन इनकम from OY to OY1 has caused small rise in the quantity demanded from OQ to OQ1 and vice versa. जर इन्कम वाढलंही असतं आणि कमीही झालं असतं तर वाढलं तर क्वांटिटी डिमांडेड Q वरून Q1 वर गेली. समजा ऑलरेडी तुमचं इन्कम Y1 असतं आणि Y1 वरून ते Y पर्यंत कमी झालं असतं, तर Q1 वरून तुमची क्वांटिटी Q वर आली असती. भाताचं एक्झाम्पल घ्या, राईसचं. सो तुम्ही अति पण भात आणून ठेवणार नाही, कारण त्याचा काही फारसा उपयोग होणार नाही. सो तुम्ही काय करता, तुम्ही हवा तितकाच भात आणता. पण जर समजा महिन्याला तुम्हाला 30 किलो भात लागत असेल, 30 kgs अगर आपको लगता है चावल,
और आपका इनकम कम भी हो गया तो आपके घर के सभी लोगों को खाना तो देना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या आप 30 kg से एकदम से 2 kg तक आ पाओगे? नहीं। हाँ, आप थोड़ा कम कर लोगे, कुछ ज्याला आपण काटकसर म्हणतो जिसको हम बजटिंग बोल सकते हैं, राइट? थोड़ा खर्चा पानी कम कर सकते हैं, लेकिन 30 से शायद 28 kg तक ही, उसके नीचे हम नहीं आएंगे। हम जो फैंसी फैंसी कुछ अगर फूड है चावल से बनने वाले वो कम खाएंगे, लेकिन रोज का जो चावल खाना है वो तो खाएंगे ही, राइट? समझ में आ रहा है आपको? सो दैट इज लाइक रियल लाइफ एग्जांपल फॉर यू। ओके, लेट मी क्लियर दिस फॉर यू। तो ये आपको 3 टाइप समझ में आ गए हमने जो देखे थे। इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी, इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी, इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। ये 3 टाइप देखे जिसको हम बोलते हैं पॉझिटिव्ह इनकम इलास्टिसिटी। हे पूर्ण तुमच्या डोक्यात फिट बसलंय नक्की? भावांनो आणि बहिणींनो, येस मॅम. व्हेरी गुड, येस मॅम. येस मॅम. कूल. Yes, ma'am. Yes, आता ma'am. कसं माझ्या कानाला असं बरं वाटलं, थंडगार पाण्यात आंघोळ केल्यासारखं वाटलं. ओके, पुढे जाऊया. झिरो इन्कम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. पुढचं आहे काय? झिरो इन्कम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, सो झिरो इन्कम इलास्टिसिटी कशी आहे? EY इज इक्वल टू झिरो असं म्हटलंय त्यांनी. म्हणजे इन्कम इलास्टिसिटी तुमची काउंट कशी होते? झिरोला. इफ द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी रिमेन्स कॉन्स्टंट, तुमची क्वांटिटी अतिशय सेमच राहते, तुमची इन्कम किती पण वाढू दे, क्वांटिटी सेम राहणार. आठवा, तुमच्या गोळ्या औषधाच्या, जे बीपी किंवा डायबेटीसच्या गोळ्या घेत असतील महिन्याला रोज एक गोळी घ्यायची, म्हणजे महिन्याला 30 किंवा 31वीं महीना असेल तर 31. सो आपको हर एक मंथ में 30 या 31 पिल्स लगते हैं अगर आपको बीपी डायबिटीज ऐसे कोई मरीज है जिनको, राइट? तो मतलब अगर पर डे एक एक गोली खा रहे हैं वो, तो अगर इनका इनकम बढ़ा तो क्या वो हर एक मंथ के लिए 2-2 पिल्स लाएंगे? अरे अब मेरा इनकम बढ़ गया है तो लेट मी हैव मोर पिल्स, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा, राइट? सो नो मैम. सो म्हणजे तुमची क्वांटिटी डिमांडेड No, आहे ma'am. ती एकदम फिक्स राहील, नहीं कॉन्स्टंट नहीं राहील. होगा मैम. आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. इट विल रिमेन कांस्टेंट विथ any rise or fall in income of the consumer, and it is said to be zero income elasticity of demand. For example, in case of basic necessary goods such as salt, kerosene, electricity, etc., there is zero income elasticity of demand. So income कम भी हो ज्यादा भी हो, आजकल केरोसिन के लिए इतना कुछ नहीं रहता, लेकिन पहले वाले समय में जब आप केरोसिन ज्यादा यूज कर रहे थे इट वाज लाइक इसेंशियल गुड. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्या आप ऐसे कर सकते हो की नाही इलेक्ट्रिसिटी वाढली आहे तर आजपासून मी रात्री पंखा लावणार नाही, आजपासून मी घरातले दिवे बंद ठेवेन, आज से मैं कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंस नहीं यूज करूंगा या करूंगी, ऐसे हो सकता है क्या? ऐसे नहीं होगा. नो मैम, नहीं होगा. हाँ, No, आपको ma'am. लेना ही पड़ेगा. तो that's again one of the real life example for you. ओके, अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल का यूज कर याद रखोगे, तसं लक्षात ठेवणार तुम्ही की रोजची एक्झाम्पल वापरून, तर तुमच्या हे बेसिक लक्षात राहील की इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे उभा ग्राफ. येतंय लक्षात? म्हणून मी तुम्हाला सतत रियल लाईफ एक्झाम्पल देण्याचा प्रयत्न करते. ओके, इन द गिवन फिगर अगेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स, consumers income on y. In the given the consumers income fall to OY1 or rise to OY2 from OY. तो अगर बेसिक इनकम हमने लिया OY तो वो बढ़ेगा टू द OY2 और कम होगा टू द OY1. कम भी हो ज्यादा भी हो, आप देख पा रहे हो there is no quantity demanded to be changed. Okay, the quantity demanded remains the same at Q. तो Q1 नहीं हुआ, Q2 नहीं हुआ, सिर्फ Q पे आपकी क्वांटिटी अड़ी रही है. Okay, thus the demand curve DD, which is vertical straight line parallel to y axis, shows zero income elasticity of demand. जर बघितलं तुम्ही मागच्या कर्व्स बरोबर जाऊन, तर तुम्हाला लक्षात येईल की आपण फ्लॅट कर्व कडून असे असे उभे उभे जायला लागलो. ओके, सो पहिला असा होता, मग तो थोडा पहिला असा होता, मग तो असा झाला, मग आणखीन असा झाला, आणि आता एकदम स्ट्रेट आहे. इट्स लाईक दिस मोशन. सो जसं तुम्ही असे जायला लागाल, खाली जायला लागाल, एक्स ऍक्सिसला पॅरलल जायला लागाल, तुमची इलास्टिसिटी वाढते डिमांडची. वेरॅज तुम्ही असे असे वाय ऍक्सिसला पॅरलल जायला लागलाल, तुमची इन्कम इलास्टिसिटी, कुठल्याही प्रकारची इलास्टिसिटी कमी होऊन जाते डिमांडची. तुमच्या लक्षात येत आहे? टुवर्ड्स मोर पॅरलल
x axis parallel to x axis the elasticity of demand increases or decreases? वाढते की कमी होते जेव्हा तुम्ही x axis वाढते. करेक्ट x axis वाढते. व्हेरी गुड x axis ला पॅरलल जायला लागलात की तुमची इन्कम वाढते. वाढते आणि जसे 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 तुम्ही असे वर जायला लागाल अँटी क्लॉकवाईज वर 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 सो तेव्हा तुमची इन्कम इलास्टिसिटी किंवा कुठल्याही प्रकारची इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही कमी होणार आहे आणि ॲट अ स्ट्रेट लाईन ती झिरो असणार आहे ओके लेट्स सी निगेटिव्ह इन्कम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दॅट इज इन्कम इलास्टिसिटी इज less than 0 EY is less than 0 okay if there is inverse relationship between income of a consumer and demand for the commodity then income elasticity will be negative inferior goods च्या बाबतीत आपण चप्पलांचं एग्जांपल बघितलं होतं इफ देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप मतलब जैसे इनकम बढ़ेगा आपकी गुड्स का डिमांड घटेगा ऐसे अगर रिलेशनशिप है इनवर्स मतलब उल्टा वाला एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा पॉजिटिव का मतलब होता है दोनों भी बढ़ेंगे लेकिन जब आप इनवर्स के बारे में बात कर रहे हो दोनों में से एक बढ़ेगा एक घटेगा ओके तो ऐसा जब इनवर्स रिलेशनशिप है कि इनकम बढ़ेगा डिमांड घटेगा या फिर इनकम कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा then it is called as negative income elasticity of demand which will be less than 0 this is if the quantity demanded for a commodity decreases with the rise in income of a consumer and vice versa it is said to be negative income elasticity of demand तो मैंने ये आपको ऑलरेडी बताया for example as the income of consumer rises they either stop or consume less inferior goods like cheap quality sleepers cheap quality clothes cheap quality maybe आपके ड्रेसिंग का फैशन जो भी है वो ईयर रिंग्स है तो ईयर रिंग्स बैंड है तो बैंड या फिर ऐसा कुछ भी जो आप चाह सकते हो वो बड़े बड़े अच्छे जो वॉचेस रहते हैं हैंड रिस्ट वॉचेस वो आपका फोन का स्टाइल तो पहले आप अगर नोकिया का छोटा वाला यूज कर रहे हो तो जैसे आपका इनकम बढ़ेगा यू मे गो टूवर्ड्स पहले एमआई फिर सैमसंग के बाद मे बी आईफोन समथिंग लाइक दैट तो आपका वो चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू योर इनकम in the given figure quantity demanded of the consumer is on x-axis y-axis पे consumers income in when the consumers income rises to rises from OY1 to OY to OY1 तो OY1 तक जब आपका इनकम राइज हो जाएगा तब जेव्हा इनकम वाढेल तेव्हा तुमची क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इन्फिरियर गुड्स विल कम बैक दैट इज इट वाज OQ अब वो इनकम राइज होने के बाद OQ1 हुआ मतलब कम हुआ आप देख रहे हो राइट ये हमने जो डिमांड लॉ में देखा था ग्राफ उसके हिसाब से ये ग्राफ चल रहा है तो जैसे हमने देखा था प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा यहाँ पर भी वैसी है लेकिन प्राइस के बारे में नहीं इनकम के बारे में जैसे इनकम बढ़ेगा तो आपका डिमांड घटेगा तो इन्फेरियर गुड्स हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं क्योंकि इन्फेरियर गुड्स आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड आपको अगर याद है तो मैंने आपको ये बताया है राइट उसी तरह ही यहाँ पर भी वो ऐसा ही काम कर लेते हैं बाकी सब ग्राफ ऊपर जा रहे हैं राइट ये सिर्फ एक नीचे आने वाला डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है राइट क्योंकि जैसे इनकम बढ़ता है आपका डिमांड घटता है एंड वाइस वर्सा सो सच डिमांड कर्व DD शोज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ओके तो हमने ये टाइप देखे क्या आपको ये समझ में आए पांचों के या हमने 5 टाइप देखे 5 समझ में आ गए राइट हाँ मैम वेरी गुड लेट्स गो अहेड तो अब हम नए वाले इनकम इलास्टिसिटी की ओर बढ़ रहे हैं ओके दिस वाली जो इनकम इलास्टिसिटी है इसे बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो इसका क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है जैसे आपके सब्स्टिट्यूशन रहते हैं गुड्स के लिए हमने देखा था बहुत सारे सब्स्टिट्यूट रहते हैं एक नहीं यूज हुआ तो हम दूसरा यूज करेंगे सो सिंपली फोन सैमसंग नहीं है तो एमआई का यूज करेंगे एमआई नहीं तो आईफोन यूज करेंगे लैपटॉप से तो उसमें भी ब्रांड्स है बहुत सारे लिनोवो नहीं है तो तोशिबा नहीं है तो HD नॉट HD what is the brand with that it's HD or what the brand is HP. yeah, sorry HP I got so confused yeah definitely so HP yeah definitely तो वो नहीं है तो एसर का भी ब्रांड है ASER वाली जो कंपनी है और सब बहुत ज्यादा ब्रांड है ओके तो अगर आप शूज देख यस
आप अगर जब शूज के बारे में बात कर रहे हो तो मे बी रिबॉक के ले सकते हो, adidas के ले सकते हो, जिनको एकदम से या वो बाटा के शूज ले सकते हैं, और कोई यस यस। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में सब्स्टिट्यूट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है इकोनॉमिक्स में। और क्यों दिया है? क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूट्स है उनकी वजह से आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिमांड भी चेंज होता है। आपको देखना है कैसे चेंज होता है, क्योंकि आपकी ऑब्वियसली सिलेबस में है, और उसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके नॉर्मल लाइफ पे भी इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, सो लेट्स सी द डेफिनेशन। द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर द गुड्स टूवर्ड्स द चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स रह सकते हैं, इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन परसेंटेज टर्म। तो ऑब्वियसली हमें पता है, हमने अभी तक परसेंटेज टर्म ही देखे सभी यहाँ, लेकिन द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टूवर्ड्स द गुड टूवर्ड्स द चेंज इन प्राइस मतलब ऑफ द रिलेटेड गुड्स। तो जैसे ही आप देखो adidas के शूज और रीबॉक के शूज, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट रह सकते हैं, राइट? दोनों अच्छे ब्रांड्स है और बहुत ही लोग यूज करते हैं उनको, राइट? और शूज ही है दोनों ही। तो जब आप ये दोनों के शूज के बारे में बात कर रहे हो, तो अगर ये दोनों में कंपटीशन चल रहे होते, adidas के शूज, रीबॉक के शूज, तो अगर रीबॉक के शूज की प्राइस बढ़ती है तो हम क्या सोचेंगे, अरे दोनों भी तो ठीक ठाक इक्वल है, तो मैं adidas की खरीद लेती हूँ या फिर खरीद लेता हूँ। अगर adidas की शूज की प्राइस बढ़ती है तो मैं रीबॉक के शूज लूंगी। अपोजिट में अगर adidas के शूज की प्राइस कम होती है तो मैं adidas के लूंगी, क्योंकि प्राइस कम हुई है adidas की। तो मतलब एक दोनों के सब्स्टिट्यूट है और उनके प्राइजेस में चेंज हुआ, तो वी विल प्रीफर कि जिसका प्राइस कम है हम उसका डिमांड करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि उसी प्रोडक्ट की प्राइस और हमारा इनकम, इसके साथ हमारा इनकम इलास्टिसिटी कितना, सॉरी इनकम इलास्टिसिटी नहीं, डिमांड इलास्टिसिटी कितना रहता है, राइट? लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि दूसरा जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसके उसके हिसाब से हमारा डिमांड एक प्रोडक्ट के लिए कैसे चेंज होता है। तो अगर ए बी प्रोडक्ट है तो बी प्रोडक्ट का अगर प्राइस चेंज हो और मुझे पहले से ए वाला खरीदना था, ए इज द ओरिजिनल प्रोडक्ट, बी उसका सब्स्टिट्यूट है, बी का प्राइस बढ़ा तो मैं ए खरीदूंगी, लेकिन बी का प्राइस कम हुआ तो मैं ए को छोड़ दूंगी, बी खरीदूंगी। ए बीइंग द ओरिजिनल प्रोडक्ट, बी बीइंग द what we can say substitute product. Okay, so it is the ratio of proportionate change in quantity demanded of y. तो y is like x और y प्रोडक्ट है, तो अगर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ y मतलब y में जो क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज होता है टू द गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी x। तो x के प्राइस में चेंज होने के कारण y की डिमांड में क्या फर्क पड़ा, तो दैट इज व्हाट वी आर काउंटिंग, एंड वी आर काउंटिंग इट एज अ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. It is a measure of relative change in the quantity demanded of a commodity due to change in the price of its substitute or a complement. So कॉम्प्लीमेंट या फिर सब्स्टिट्यूट में जो प्राइस का चेंज होता है उसके हिसाब से हम ये देखने वाले। ओके, लेट्स सी इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। डोंट बी अफ्रेड, मुझे पता है ये थोड़ा सा डरावना दिख रहा है, I'll teach you, don't worry. Okay, EC is cross elasticity. Okay, EC is equal to percentage change in the quantity demanded of good X. X हमारा ओरिजिनल गुड है। ओके, तो X में X की क्वांटिटी जो डिमांड हुई है उसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड Y. Y आइदर हमारा सब्स्टिट्यूट गुड है या फिर कॉम्प्लीमेंटरी गुड है। ओके, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड Y. तुम्हाला हा फॉर्म्युला लक्षात आलाय जो मी तुम्हाला सांगितलाय तो? आपको समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला? यस मैम। Yes, ma'am. काही कंफ्यूजन है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, कूल. सो लेट्स टेक एग्जांपल. ओके, एक्स का क्वांटिटी हमने पहले हम 20 खरीदते थे. ओके, और
जैसे y की बोलते हैं, y की भी 20 खरीदते थे, ओके। y कमोडिटी की डिमांड भी 20 है, x की भी 20 है। अब क्या हुआ, x का प्राइस वही के वही है, वो कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन y का जो प्राइस था वो चेंज हुआ है। y का प्राइस पहले अगर 10 है, तो पहले अगर प्राइस 10 है तो वो चेंज हुआ, लेट्स टेक इट एज 40। तो क्या हुआ, प्राइस कहां पर चेंज हुआ, 40 तक चेंज हुआ। समझ में आ रहा है आपको? पहले 10 प्राइस था y का, अब वो 40 हो गया, ओके। तो लोग जो पहले y कंज्यूम कर लेते थे वो सोचने लगे कि नहीं यार, नहीं, हमें y को कंज्यूम नहीं करना है, हम x को ही कंज्यूम करेंगे। तो क्या हुआ, जो y के 20 डिमांड है ना, वो भी यहाँ पर ऐड हो गई, राइट। तो अब कितनी हो गई नई वाली डिमांड, अब नई वाली डिमांड हो गई x की 40। समझ में आ रहा है? क्योंकि y की प्राइस बढ़ी तो वहां की जो डिमांड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गई। हमेशा पूरी की पूरी नहीं होती, लेकिन हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपके पुराने वाले और नए वाले डिमांड में x की कितना डिफरेंस है, 40 मायनस 20, राइट। सो दॅट इज 20। इथपर्यंत लक्षात आलं? नक्की मी जे सांगितलं ते? हो मॅम. यस। मैम। अब देखो, पहले y का प्राइस y की प्राइस थी 10, राइट। तो पहले y की प्राइस थी 10 और अब जो प्राइस है वो है 40। तो इसका मतलब है आप 40 माइनस 10 करोगे तो वो कितना हुआ, 30, राइट। सो अभी के लिए हम ये नहीं निकाल सकते क्योंकि हमने डायरेक्टली फिगर लिए। पहले में 20 का चेंज है, दूसरे में 30 का चेंज है। हमें ये परसेंटेज में लेना होता है और परसेंटेज हमेशा पुराने वाले पे निकालते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, 20 में 20 का चेंज आया है, मतलब 100% चेंज है, ओके। सो वी विल कॉल इट 100% चेंज। और 30 मतलब पहले 10 था, उसमें 30 का चेंज आया है, मतलब कितने % चेंज आया है आपको पता है? बता सकते हो आप? पहले 10 था, अब 30 हो गया, तो उसमें कितना % चेंज हुआ? 300%। 300, क्योंकि हमारे पहले 40 थे तो हमने 10 पहले 10 थे तो उसमें से डिफरेंस हुआ 30। तो 10 में 30%, 10 में 30 बढ़ा तो 100 में कितना, ऐसे करना होता है, ओके। सो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो, मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 10, अगर आपको मैथमेटिकल चीज याद है तो, ओके। सो आप अगर यही फॉर्मूला को फॉलो करोगे तो वही आप दिखा रहे हो, ओके। हम वैसे ही फॉलो करते हैं। देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कितना है, कितनी क्वांटिटी चेंज हो गई, 20 से चेंज हो गई, पहले 20 थी अब 40 है, इसका मतलब 20 से चेंज हो गई एक्स की क्वांटिटी, राइट। जस्ट अ मोमेंट, मैं ये सब मिटा देती हूँ तो इतना कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, ओके। फॉरगेट इट, I'll just do it later, उसके में बहुत टाइम जाने वाला है, ओके। सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 20 हो गई। अपना ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था एक्स का, ये, राइट। सो दैट विल बी 20, ओके। इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 100 से, ओके। सो मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ में आ रहा है? मैं ऊपर का परसेंटेज निकाल रही हूँ सिर्फ न्यूमरेटर का, और इसमें एक बड़ा सा लाइन करेंगे और नीचे वाला करेंगे। तो चेंज इन प्राइस कितना था, आपने अगर देखा, चेंज इन प्राइस है 30, मतलब पहले 10 था अब 40 हो गया है, तो 40 माइनस 10 इज इट 30। ओरिजिनल प्राइस था 10, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 100। मी हे तुम्हाला जे चौकोनात करून दाखवते ते तुमच्या लक्षात येत आहे का? अशी सम्स तुम्हाला सॉल्व्ह करायला असणार आहेत बरं का एक्झामला. आपण ती सम्स बघणार आहोत नंतर, पण तरी तुमच्या हे बेसिक लक्षात येत आहे का मी जे दाखवते ते? हो मैडम येते. वेरी गुड. सो अब क्या कर सकते हैं हम सिंपली, हम यस, तो हम सिंपली ये निकाल सकते हैं कि ऊपर वाला 20 डिवाइडेड बाय 20 मतलब 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना होने वाला है, तो ये हो जाएगा
ऊपर का 100, ओके 100%, और नीचे वाला कितना हो जाएगा बता सकते हो आप मुझे? 30 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कट किया, मतलब हमारा 3 बचा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 300 300%। तो आप 300 वेरी गुड वेरी गुड। तो आप देख पा रहे हो राइट, चेंज इन प्राइस ऑफ वाई उसके हिसाब से हमारा हो गया 100% डिवाइडेड बाय 300%। तो ये परसेंटेज भूल जाओ क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट के लिए है। तो हमने ये 0 कट किए तो हमारा इलास्टिसिटी बन गया 1/3, राइट 1/3। तो हम बोल सकते हैं इसको 0.3333 होगा वो, राइट 0.33। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है 0.33। दैट इज अ पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आया हमने कैसे सॉल्व किया? डेफिनेटली यस मैम ओके। Yes, अब ये ma'am. अब जो ये यहाँ पर लिखा है डेल्टा, वो तो मैंने आपको बताया डेल्टा इज अ डिफरेंस। तो वो देख यही हमने किया है, उन्होंने सिर्फ वो सिंबॉलिक दिया है। तो आपका अगर कंफ्यूजन हो तो प्लीज उस पर ध्यान मत दीजिए। ये जो पैच आपको दिख रहा है, जो आपको आपके पीडीएफ में भी दिखेगा, उस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया और ये बेसिक प्रिंसिपल से सॉल्व किया तो भी चलेगा। ओके, दैट इज जस्ट फॉर योर सेक कि कैसे फॉर्मुलेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है जो मैंने बताया था? अब हमें ये पता चला है कि हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी जो हमने कैलकुलेट की थी वो है 0.33, राइट। सो लेट्स गो फर्दर कि इसके बारे में और क्या क्या जान सकते हैं हम, ये देखते हैं क्योंकि हमारे पास अब भी थोड़ा टाइम है। ओके लेट्स सी। तो देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव, आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम पॉजिटिव है। उसके बाद है निगेटिव, जहां पर आप वो नीचे वाला आने वाला देख रहे हैं, और जीरो दैट इज वर्टिकल। अगर आपको पता है वो सेम ही इनकम इलास्टिसिटी जैसे है। Okay, let's read. When the goods are substitute of each other, then cross elasticity of demand is positive. जब गुड्स एक दूसरे के सब्सटीट्यूट रहते हैं, मतलब एक के जगह आप दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हो, देन आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि इलास्टिसिटी रहेगी बेसिकली। एक की जगह आप दूसरा चेंज कर सकते हो जैसे ही प्राइस चेंज होता है। ओके, सो व्हेन एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वाई लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ एक्स। तो अगर एक्स वाई एक दूसरे के सब्सटीट्यूट गुड है, तो वाई में अगर प्राइस चेंज होता है, वाई का प्राइस बढ़ता है, तो आप एक्स की डिमांड बढ़ाओगे, वाई की कम कर दोगे एज पर द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, फॉर इंस्टेंस विद द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी, डिमांड फॉर कॉफी विल बी इंक्रीज। अगर टी और कॉफी सही सब्सटीट्यूट है ऐसा हमने माना तो। क्वांटिटी हैज बीन मेजर्ड ओ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस, लेकिन प्राइस ऑफ वाई। ओके, एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड और वाई का प्राइस। ओके, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज ओ एम। तो ओरिजिनल में आपका वाई का प्राइस था ओपी, तब आपका एक्स का डिमांड हो रहा था ओ एम। जब प्राइस बढ़ा वाई का OP1, तब आपका एक्स कमोडिटी का प्राइस बढ़ा डिमांड बढ़ा OM1। समझ में आ रहा है? जैसे ही वाई की प्राइस बढ़ी, उसका जो सब्सटीट्यूट है एक्स, उसकी डिमांड बढ़ी क्योंकि वाई की डिमांड कम होने वाली है। ये प्रिंसिपल है। नाउ अ प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी इंक्रीजेस टू OP1 डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी एंड इंक्रीजेस टू OM1, जो मैंने अभी आपको बताया। Thus it is a cross elasticity of demand and it is positive. तो ये सब बताता है कि आपकी टाइप है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। अब ये है निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, एकदम से अलग और अपोजिट होने वाला है। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, मतलब एक्स यूज करने के लिए आपको वाई की जरूरत है, पेन को यूज करने के लिए रिफिल की जरूरत है। ओके, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज निगेटिव। तो इस टाइम कैसे हो जाता है, अगर पेन की रिफिल खत्म हो गई तो आप पेन का भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो इसका मतलब पेन की डिमांड बढ़ गई, पेन की प्राइस बढ़ गई, तो रिफिल्स का डिमांड भी कम हो जाएगा, क्योंकि पेन कोई खरीदेगा नहीं। अगर पेन कोई खरीदेगा नहीं तो रिफिल्स भी नहीं खरीदे जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है? अगर कार्स की प्राइस बढ़ी तो पेट्रोल का भी डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि कार्स की प्राइस बढ़ी तो पेट्रोल की भी प्राइस तो कार्स की प्राइस बढ़ी, कार्स का डिमांड कम हो गया,
तो कार्स कम है मार्केट में, तो फिर पेट्रोल भी कोई लोग कम लेंगे. दैट्स व्हाट वी आर कॉलिंग अबाउट नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Okay, a proportionate increase in the price of one commodity leads to a proportionate fall in demand of another commodity because both are demanded jointly. Quantity has been measured on OX axis while price has been measured on OY axis. Okay, when the price of commodity increases to from OP to OP1, प्राइस जेव्हा OP1 झाली, इंक्रीज झाली, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, OM ज्यादा थी, अब OM1 कम हुई है. तो जैसे ही इसको निगेटिवली स्लोप्ड है, इसलिए वो डिमांड का. ओके, लेट्स सी जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो व्हेन टू गुड्स आर नॉट रिलेटेड विथ ईच अदर. जब गुड्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, कुछ भी उनमें कुछ मतलब कॉमन नहीं है, तो उस टाइम उनकी इनकम इलास्टिसिटी होगी जीरो. इसका मतलब टी और लेमनेड, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है, एक ठंडा वाला है, एक गर्म वाला है, तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा कि कॉफी से या फिर टी से लेमनेड को. ओके, पेट्रोल एंड पानी, तो पेट्रोल एंड पानी ये दो सब्स्टिट्यूट नहीं है ईच अदर, हम नहीं कर सकते उनमें कोई. तो उस टाइम आपकी इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी वर्टिकल एक्सिस जैसे, दैट इज जीरो. हमने देखा था वर्टिकल मतलब जीरो इलास्टिसिटी. फॉर इंस्टेंस, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कार डज नॉट अफेक्ट द डिमांड फॉर क्लोथ. तो कार एंड क्लोथ, दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट, दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, दे आर नॉट रिलेटेड विथ ईच अदर. ओके, सो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड झिरो होणे वाली आहे. तुम्हाला हे 3 टाइप लक्षात आले. पहिलं क्रॉस इलास्टिसिटी म्हणजे काय ते मी तुम्हाला सांगितलं, ते कॅल्क्युलेट कसं करायचं ते सांगितलं. त्याच्यानंतर टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह आणि झिरो. सो आज आपण मोठ्या प्रमाणावर शिकलोय. सो मला माहितीये की कधी कधी गडबड होऊ शकते ह्याने, पण होपफुली हे सोपं होतं आणि म्हणून मी तुम्हाला शिकवलंय. पटापट तुम्हाला लक्षात आलं राहील नक्की. हो मॅम. Yes, ma'am. व्हेरी गुड, Oh, ma'am. व्हेरी गुड. सो